नमस्कार। लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़बरदस्त जजमेंट आया है बेटियों को लेकर और उनके राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर कि उन्हें भी इक्वल हिस्सा है इसमें। और ऐसा नहीं है कि इस साल से है या उस साल से है, कंटिन्यू से ऑर्डर दिया गया है और इसको लेकर काफ़ी फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि हिंदू यूनाइटेड फैमिली में क्या प्रॉपर्टी राइट्स है, किसके क्या राइट्स है। ये पूरा हम समझने के लिए आज हमने यही टॉपिक आज लीगल अफेयर्स में चुना है और आज हमारे साथ हमारी परमानेंट एक्सपर्ट जो है वो साथ में है। कृष्णा जी हमारे साथ में है। कृष्णा जी वेलकम टू द शो। आप ही का शो है एंड इसलिए वेलकम कहना थोड़ा अजीब ही लगता है आपको इसमें। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाउंडिंग पार्टनर है एमटी ठक्कर एसोसिएट्स की और मीडिएशन की तो एक्सपर्ट है ही, जैसे कि हमारे एपिसोड में देखते हैं। कृष्णा जी बेटियों की बात है आज। आपके लिए तो और भी खास बात है, बेटी आप तो खुद भी हैं एंड बहुत ही होनहार बेटी है एंड जो लेगेसी कैरी ऑन कर रही है। तो ओवरऑल हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो बेटियों के जो राइट्स हैं वो तो है ही, बट ओवरऑल भी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके क्या प्रावधान है, किसको क्या मिल सकता है। तो अगर हम शुरुआत करें कि जब ये शुरुआत हुआ था 1956 का मेरे ख्याल से हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया? See, Indian Succession Act में ना there are certain class 1, class 2, class 3 legal heirs. Okay? जैसे हमारा शो है, हम बहुत टेक्निकल नहीं बात करते हैं लेकिन लोगों के समझ में आए इस तरह से बात करते हैं। तो क्लास 1 लीगल हेयर्स कौन है वो इम्पोर्टेंट है, क्लास 2 कौन है मैं वो बता देती हूँ टेक्निकल नहीं। तो जैसे कोई हस्बैंड या कोई व्यक्ति मैन एक्सपायर हो जाता है तो उसकी क्लास 1 लीगल हेयर में उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे एंड उसकी माँ, डिपेंडेंट माँ। आई डोंट नो फादर क्यों नहीं है लेकिन माँ है। ओके क्लास 1 लीगल हेयर में। देन क्लास 2 लीगल हेयर अगर ना हो तब द क्लास 2 लीगल हेयर्स कैन क्लेम दैट प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लास 1 नहीं हो, क्लास 1 में से कोई भी नहीं हो तो कोई भी नहीं हो तो क्लास 2 में ब्रदर, फादर, सिस्टर्स, वो एक्सटेंडेड फैमिली जो बोलते हैं ना वो सब क्लास 2। सो हम आज क्लास 1 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर एक बंदा गुजर जाता है एंड वो कोई विल वगैरह नहीं बना पाता है तो उसको टेक्निकली बोलते हैं डाइड इंटेस्टेड, मतलब उसने विल शिल कोई नहीं बनाई थी और वो अचानक से गुजर गया। जी विल का टॉपिक हम दोबारा लेंगे लेकिन हम प्रिज्यूम करते हैं कि बंदे ने विल नहीं बनाई थी तो उसकी प्रॉपर्टी अगर 2-4 घर है, दुकान है, बैंक अकाउंट्स है, ये कैसे डिवाइड होता है ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में बताया गया है। नाउ क्लास 1 ऑफ जो मैंने कहा लीगल हेयर्स इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रन, तो डॉटर्स हो या सन, इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन। Now, what these people need to do? These people need to go and unfortunately knock the doors of the court कि hello मैं उसकी बीवी हूँ। The people like CIDCO or people don't recognize them as the legal heirs upfront. उसको भी बेचारे को ये जाके कोर्ट में से ऑर्डर लाना पड़ता है कि यस ये उसकी बीवी है, ये उसके बच्चे हैं। So what they need to go to the court and get is a legal heirship certificate. Right. इसके लिए दे हैव टू पे 75,000 कोर्ट फी। अरे बाप रे, इतना ज्यादा है। नाउ देयर इज अ स्लैब, बट 0 से 5 लाख तक इतना, 5 लाख से 20 लाख तक इतना। आज कौन सी प्रॉपर्टी है जो 50 लाख के नीचे आती है? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली सीबीडी कोर्ट जो अपना यहाँ पे बेलापुर में है उसको एक जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कि भाई 5 लाख तक तुम्हारी अगर प्रॉपर्टी है तो सीबीडी में इसके ऊपर थाना। So नवी मुंबई के सारे लोग रन थाना। Right. So we cannot go to CBD, we have to go to थाने। Now what we need to do, the applicants need to apply। अभी applicants में बच्चे, कई बार शादी की हुई बेटियां होती है, वो लोग बोलती है हमको तो नहीं चाहिए, तो then they give consent, कि हमको कोई objection नहीं है, हमारी मम्मी और भाइयों के नाम पे ये कर दो। Then those people go to CIDCO। Why I am referring to CIDCO is because जेडी अपने न्यू बॉम्बे में everything is CIDCO plot. So then they bring the court order which is printed on a 75,000 rupees stamp paper पे। So that court fee that what we pay is actually 25 हजार के 3 स्टैम्प पेपर होते हैं उस पे। Now they go to CIDCO, they say सर हम ये लेकर आ गए, अब आप प्लीज आपके रिकॉर्ड में हमारा नाम चढ़ा दो।
देन सिडको उनके रिकॉर्ड में नाम चढ़ाता है, सिडको जो ऑर्डर देता है हम सोसाइटी में लेके जाते हैं, देन द सोसाइटी ट्रांसफर द शेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द लीगल यूनिट। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे साबित करने के लिए और एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो अब ये मुझे बताइए कि ये तो आपने जैसा कहा कि भाई इंटरस्टेट तो चले गए हैं, माँ बेटे और बेटी जो भी है आपस में सोल्यूशन हो गया। जहाँ डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी को लेकर डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो बाय लॉ अब तक क्या हो रहा था कि किस तरह से एक्चुअल पार्टीशन होना चाहिए? अब तक ये हो रहा था कि बेटी को तो बहुत सारा शादी में खर्चा कर दिया, एज इन बेटों की शादी तो ऐसे ही हो जाती है, खर्चा नहीं होता है क्या? लेकिन बोलने के लिए बेटियों की शादी में हमने बहुत खर्चा किया, उसको बहुत कुछ दिया, एंड बस आई एम टॉकिंग अबाउट पुराने जमाने में कि भाई शी इज आउट ऑफ द फैमिली, शी इज आउट ऑफ द फैमिली, और जो भी है बस बेटों में बट जाता था। नाउ शादी कब हुई या आपके पापा कब गुजरे, उन सबको रूल आउट कर दिया है ये 11 अगस्त 2020 के जजमेंट में। पहले ऐसे होता था कि पापा की प्रॉपर्टीज बहुत सारी थी, पर शादी हो गई तो द सिस्टर्स फील कि अब तो हमारा राइट खत्म, अब तो जो है भाइयों का है। तो पापा के गुजर जाने के बाद दे वर हेजिटेंट टू आस्क बिकॉज दे हैड नो राइट। तो 2005 के बाद में ऐसा एक जजमेंट आया था विच सेज कि नहीं, द डॉटर आल्सो हैज अ राइट। लेकिन इफ शी इज बोर्न बिफोर 2005, फिर कंफ्यूजन, फिर देयर वाज अनदर जजमेंट इन 2018 which said no, she has a right, but if the father is expired before 2005, सबको रूल आउट कर दिया 2020 के जजमेंट ने कि नो कंफ्यूजन, as soon as a daughter is born, she is given compulsory rights, means rights by birth. You are born to XYZ की जो भी प्रॉपर्टी है वो जैसे उसके बेटों में बढ़ती है वैसे तुम में बढ़ेगी। So suppose that XYZ expires, it is not only the sons. ये बदलाव क्यों आया ये सोचना बहुत जरूरी है। I feel कि बेटे नहीं है, बेटियां हैं, शादी करके तुम विदा तो कर देते हो, बट जरूरत पड़ने पर बेटियां काम भी आती हैं और आनी भी चाहिए। अगर बेटियों को राइट चाहिए, आज के जो माहौल देख रहे हैं वो कितने बेटे अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं और कितनी बेटियां संभाल रही हैं, सबके नजर के सामने है, ऑब्वियसली वेरी ट्रू। लेकिन दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स टू माय माइंड टू ऑल दी सन इन लॉज अराउंड हियर कि अगर आपकी बीवी को आप एनकरेज करते हो, इन टेक्निकल चाबी मारते हो कि जब अपने भाइयों से हिस्सा मांगो, बी प्रिपेयर्ड टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स एज वेल। कई बार ऐसे होता है कि people like the rights that they get but they don't want the responsibilities that come with it। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप जैसा आप कह रही हैं कि बहुत साफ हो गया है कि कोई साल का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर बेटी है पैदा हो गई उस घर में, तो जैसे जो को पार्सल की जो आप बात कर रही हैं, तो इक्वल राइट से जो बेटे को जितना उस प्रॉपर्टी में हक है वो बेटी को भी उतना ही प्रॉपर्टी में हक है, राइट। ये जो कृष्णा जी आप कह रही हैं कि किसी के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद की बात है, ये कोई अगर जिंदा है उस टाइम पे क्या कोई क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, या बेटे जैसा अक्सर प्रॉपर्टी मांग लेते हैं कि जी, तो वो उसके बारे में लॉ क्या कहता है? क्या उसको हक है मांगने का? नहीं, that's what I was coming to। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, जो XYZ जो जिंदा है फादर, उसने खुद बनाई है अपनी मर्जी से, तो बेटा आके कल नहीं बोल सकता है कि नहीं मुझे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। नो, इफ एट ऑल देयर इज सम प्रॉपर्टी व्हिच इज कम एंसेस्ट्रल फ्रॉम परदादा दादा एंड टू द फादर, एंड दे नो दैट दी ओके द फादर इज, कभी कभी ऐसे होते हैं कि पैसे उड़ा देंगे या पता नहीं दान धर्म कर देंगे, भाई हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं स्ट्रेट, देन द सन कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ पार्टीशन सूट। फिर वो सिविल लिटिगेशन चलता है, बट यस the son has the right in the ancestral property, he can demand the right, likewise even the daughter can demand। आज तक बेटा पार्टीशन सूट फाइल करता था, बेटियां भी कर सकती है। ये जब मांगेंगे, अगर सन मांगेगा भी तो फिर वही होगा कि अगर एक बेटा और एक बेटी है तो उसको 50% मिलेगा उसको। बिल्कुल, वो तीनों में डिवाइड होगा, वो फादर खुद भी तो है अभी भी। ट्रू ट्रू ट्रू, ओके। तो जो हिसाब से है, अच्छा इसमें ये जो आपने जैसा बताया कि क्लास 1 में है कि जो भी है वाइफ है, बेटा है, बेटी है, इसमें क्या परसेंटेजेस कुछ डिसाइड हुए हैं क्या? Equal, no percentages। Our class 1 legal here है, it goes jointly to all the class 1 legal here।
ओके ओके, ब्रीफली अगर आप बता सके कि मैं ऑफकोर्स ये क्लास 1 में जैसा आपने कह रहे हम फिर से आएंगे उस पर कि क्लास 1 अगर नहीं है, क्योंकि अक्सर कभी कभी सुनाई देता है कि भाई डेथ हो गई बट कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, वैसे में फिर कौन किसको मिल सकता है ये प्रॉपर्टी? ओके, क्लास 2 बहुत टेक्निकल अगेन नहीं जाएंगे, बट हाँ, सपोज इफ आई से कि somebody died without getting married, let's put it that way, जी, तो क्लास 1 लीगल हेयर में उसकी बीवी नहीं आएगी, बच्चे नहीं आएंगे, ओके। मदर भी सपोज गुजर चुकी है, देन हु इज दी क्लास 2 लीगल हेयर? फिर उसके भाई, उसकी बहन, सपोज बीवी थी लेकिन बच्चे नहीं थे, पर बीवी भी गुजर गई, तो देन बीवी के जो रिलेटिव है वो भी आ जाएंगे। मतलब टेक्निकली क्लास 1 खत्म हो गया ना तो फिर दुनिया भर आ जाती है। फिर हौच-पौच की बात है, फिर तो फिर बहुत क्लेम्स आ जाएंगे, रिश्तेदार नए भी बहुत पैदा हो जाते हैं। यस। ये जैसे अभी हम फिर जाके क्लास 1 पे आए, जैसा कि आपने कहा कि भाई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर की, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हो, दादा की प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें क्लेम कर सकते हो। कहीं कहीं होता है कि रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि फादर डिसोन्स द सन, कि भाई जो कहते हैं ना बेदखल कर दिया है, ऐसे केसेस में फिर क्या सिचुएशन होती बेदखल तो जिंदा होते हैं तभी बेदखल कर दिया है, ओके। अब पापा ने बेदखल कर दिया, मम्मी को मिलेगी चलो प्रॉपर्टी, ओके। मम्मी बेदखल करने का भी तो एक प्रॉपर कुछ सिस्टम होता होगा ना, उसके लिए एफिडेविट लीगली क्या डिसोन किया जा सकता है? हाँ, अभी बाय बर्थ तुम उसको नहीं डिसोन कर सकते हो, राइट, वो ही इज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, बट हाँ ठीक है, आप अपनी विल में लिख सकते हो कि भाई मैंने इसको बेदखल कर दिया है, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी मैं फलाने को देके जाऊंगा लेकिन इसको नहीं दूंगा। इफ द फादर प्रिपेयर्स सच अ विल, देन द सन टेक्निकली डजंट गेट एनीथिंग, ही विल गो एंड चैलेंज द विल, देन ही विल हैव टू प्रूव कि नहीं पापा व्हाटएवर हैपेंड। अल्टीमेटली अगर डिस्प्यूट होती है बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द बायोलॉजिकल सन, फिर वही अक्रॉस द टेबल बैठो, सॉर्ट इट आउट लाइक दैट। एंड बेदखल, सॉरी, ये जो डिसोन की बात है, अगेन ये डिसोन बेदखल की जो बात है, ये सिर्फ पिता से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कर सकते हैं या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में भी बोल सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बोल सकते हैं। जनरली डिसोन वगैरह कौन करते हैं, आई टेल यू। आपको पता है कि आपके बेटे की और उसकी बहू, मतलब आपकी बहू उसकी बीवी का नहीं जम रहा है, और आपको पता है कि ये दोनों मिलके हमारी प्रॉपर्टी पे आज नहीं तो कल क्लेम करेंगे, तो वो बहू क्लेम करे उससे पहले बेटे को ही निकाल दिया हमने। ओके ओके ओके। अब इसके लिए एक एफिडेविट बनाते हैं कि हमने बेटे को डिसोन कर दिया है, और एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दे देते हैं कि हमने इसको डिसोन कर दिया है। कई बार ऐसे होते हैं कि तो बेटे जो होते हैं वो गलत रास्ते पे जाते हैं, क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, कि काफी लोगों से लोन ले रखा है या चोरियां करते हैं या ड्रग्स करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू डोंट वांट दोस पीपल टू कम एट योर डोरस्टेप एंड ट्रबल यू एंड योर पीस ऑफ माइंड। तो ऐसे लोगों को फिर फादर्स क्या करते हैं, डिसोन कर देते हैं, सो दैट टेक्निकली कोई इशू ना हो। और एक डिसोन तो एक बात हो गई है, अगर जैसे इसी से रिलेटेड है कि अगर फादर ने बोल दिया कि भाई मेरी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही बच्चे को जाएगी, बेटा हो या बेटी हो, कैन ही डू दैट? By making a proper registered will, he can do that. अब will पे हम लेंगे एक अलग से एपिसोड, लेकिन just because you brought up the topic, एक फादर ऐसा बोल सकता है क्या? तो यस, अगर कई बार ऐसे होता है कि एक बेटा आपका ध्यान रखता है टोटली, एंड दूसरा वही पड़ा हुआ है यूएस में, खबर पूछते हैं ना फोन करते हैं, तो then parents do get hurt, and then they want to give it to the person who is taking care of them in their old age. So then they should make a will. will होता क्या है? इच्छा पत्र ही होता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है और ये मुझे इस तरह से डिवाइड करनी है। राइट। और यस, आपके सवाल का जवाब हो सकता है। आपने हालांकि स्टार्टिंग में क्लियर किया है कि बेटी का हर हार में है, फिर भी हम हमारे व्यूअर्स के लिए और एक क्लियर करें, क्योंकि अक्सर ये माना जाता था कि अगर शादी हो गई तो बेटी अब HUF का पार्ट नहीं है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का पार्ट नहीं है। अब फिलहाल क्या स्थिति है? लवली। अब फैमिली और पापा के राइट्स जो बच्चों में बंटते हैं वो अलग, और आपने एक वर्ड बोला HUF। HUF इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी इटसेल्फ। राइट। HUF लोग इसलिए बनाते थे कि वो फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी और वो बटेगी नहीं, ना तुझे मिलेगी ना तुझे मिलेगी ना तुझे मिलेगी, इट विल रिमेन द फैमिलीज प्रॉपर्टी।
हिंदू अनडिवाइडेड बनाने का फैमिली भी इसलिए कहा जा रहा है इसको। Yes. तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझाए और इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है? यस, अभी HUF में क्या होता था कि देयर इज अ कर्ता हु इज मे बी सपोज द फादर इज द कर्ता, राइट? नो, दो बेटे दो बेटियां हैं, ही इज द कर्ता एंड एवरीबडी एल्स इन द फैमिली हु आर लीनियल डिसेंडेंट्स, मतलब जो ब्लड से रिलेटेड है इस फैमिली में, दे आर कॉल्ड द को-पार्सनर्स। दे आर कॉल्ड द को-पार्सनर्स। अब बेटा है तो उसकी बीवी जो है वो इसकी को-पार्सनर नहीं है, वो मेंबर है। ओके, मेंबर, बहू, अभी भी बहू बाहर की है इतने सालों के बाद भी। ओके, सेम में सन इन लॉ, ही इज अ मेंबर, ही इज नॉट अ को-पार्सनर ऑफ दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ना अब तक ऐसा होता था कि बेटियों को लोग को-पार्सनर भी नहीं बनाते थे, फॉरगेट करता तो बहुत दूर की बात है, को-पार्सनर भी नहीं बनाते थे। अब after all this she has this co-parcenary rights and that is why this judgment is very good कि आपको आपकी बेटियों की भी safeguard करनी है इंटरेस्ट। आप सारी प्रॉपर्टी HUF की बनाएंगे and that family property it will remain a family's property, so she will get, उसमें से अगर रेंट आता है तो she will get her हिस्सा from the rent। So ये सब पहले नहीं होता था। This judgment she becomes a co-partner, she will have the income में से जो हिस्सा बोलते हैं ना वो मिलेगा। प्लस सपोज इफ बेटा नहीं है, पहले बेटी could not be the कर्ता, but अब even the daughter can be the karta of the property. Karta is basically the manager of the property. This is a big development. Yes, so she is daughter can be the karta. Yes, male dominated. So this can be a joint property. So HUF karta बेटियां इस जजमेंट से बन सकती है। That's a very good achievement now. Right. तो मेरे कृष्णा जी ये फिर समझ बताइए कि एक जैसा हमने पहले डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल एक फैमिली है एंड उनके बेटा बेटी है एंड द पर्सन पासेस अवे और ये हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं HUF की भी, तो HUF फिर आदमी क्या बनाना पड़ता है कि लीगली हाउ डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? Yes. HUF you need to register. I mean you need to form an HUF kind of a thing. Then उसका पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, उसके नाम पे एक अकाउंट खोलना पड़ता है and all the properties which are say in father's name or mother's name need to be transferred in the name of HUF. और आप नई प्रॉपर्टी कोई खरीदे, चलो अलग एक लीगल एंटिटी बन गई है। Yes. Okay. You need to, when a property belongs to HUF, then it is like Krishna Thakkar HUF. Yes, so it is Krishna Thakkar, one is a person, Krishna Thakkar HUF is another person. Okay. अब मेरे नाम पे suppose जो भी कोई property है, neither can my son claim, nor can my daughter claim, nor can my husband claim that it is theirs exclusively. It belongs to the HUF. The income from that, yes, can be divided among all the partners, all the members, whatever. But they cannot claim that property. After my death also, because I am not the owner. HUF is the owner. That's the difference. कि बंदा गुजर जाने के बाद भी HUF रहता है, the next person in line becomes the कर्ता. Okay. So the property is safe. Property is safe, but then फिर उसका division में ऐसा मतलब नहीं हो सकता है. नहीं, that's the best part. और अगर कि when you want प्रॉपर्टी को बेचना अगर चाहते हैं तो फिर कैसे होगा, मतलब does everyone have to agree या what is it? Now normal situation में भी अगर प्रॉपर्टी का ओनर जब फादर गुजर जाते हैं तो प्रॉपर्टी goes to the mother, that is the wife and children, सबके नाम पे हो गया। बिल्कुल। And then they can sell the property, joint property है, all of them will have to sell. Here HUF की प्रॉपर्टी बेचने के लिए the कर्ता has the right to sell. Okay. But again for the interest, that is another chapter totally. Only for the interest of buying another property for the HUF or for something to do with HUF. He cannot do it to give it to Krishna or Dimple or Falu. No, he cannot do that. Okay. But फिर मैं बेसिकली प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि अगर किसी ने HUF में कर दिया प्रॉपर्टी कि भाई चलो सबको मिलता रहेगा इनकम वगैरह, बट हालात बदलते हैं, हो सकता है फैमिली को कुछ फाइनेंशियल बहुत ज़रूरत हो जाए कि अब ये रेंटल इनकम से कुछ नहीं होने वाला, वी हैव टू सेल इट, तो क्या फिर HUF की प्रॉपर्टी बेची ही जा सकती है? मतलब हम दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं अभी, बेसिकली वो पैसे लेके बांटना है बच्चों में, तो इज दैट पॉसिबल? हाँ, that is possible only when you have to then dissolve the HUF. अच्छा, then you have to dissolve the HUF. और वो डिसीजन कौन ले सकता है? The karta can take that decision. Okay.
तो फिर उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एचयूएफ लोग क्यों बनाते हैं, दूसरे तरीके के लिए भी बनाते हैं एचयूएफ, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है एचयूएफ बनाने का। टैक्स बेनिफिट्स बहुत है एचयूएफ को, तो टैक्स देने के लिए लोग एचयूएफ बनाते हैं प्रॉपर्टीज पे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर बताएंगे क्या टैक्स बेनिफिट्स है, बट देयर आर लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स दैट एचयूएफ गेट्स एंड दैट इज व्हाई पीपल मेक एचयूएफ। ओके, ठीक है। और अगर इट कैन बी डिसॉल्व्ड आल्सो, इट कैन बी डिसॉल्व्ड एंड फिर वो प्रॉपर्टी जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सब में डिवाइड हो जाएगा फिर इसमें। ये जो फिलहाल जो बहुत क्लैरिटी है लीगल एक्ट में, और अब जैसा कहा कि बेटियों के लिए भी बहुत अच्छे से आ गया है। आप काफ़ी इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं, और हम जिस तरह से व्यूअर से बात करते हैं प्रैक्टिकल कुछ जानना चाहते हैं कि अक्सर क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, तो ये सब जो क्लैरिटी है तब फिर भी ये प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स किस तरह से अराइज हो जाते हैं? प्रॉपर्टी में जब 2-3 लीगल हेयर्स हो और सब कुछ ठीक से चल रहा हो ना तो ठीक है, लेकिन किसी एक के दिमाग में भी सेल्फिश थोड़ा सा आ जाए ना तब डिस्प्यूट आ जाते हैं। जब किसी को थोड़ा सा ज्यादा मिलने लग गया तो डिस्प्यूट आ जाते हैं। नाउ बेटी की शादी हो गई, अब इस एक्ट के इस जजमेंट के हिसाब से अगर उसको राइट है तो वो अब ये सोचे कि अब शादी के 10 साल बाद क्या मैं जाके अपने मम्मी और भाई को उस घर से अप्रूव करूं, मैं अपना हिस्सा मांगू, विल द गर्ल डू दैट? बट सपोज मम्मी भी गुजर जाती है एंड शी नीड्स सर्टेन मनी, she can definitely as a matter of right go and ask the brother कि ये मम्मी पापा का घर है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बिल्कुल वो हक है आप उसको। See, that son has not, yes, the son is living in that house because the father made the house. It is not made by the brother. So she should not feel bad कि मैं अपने भाई को अप्रूव कर रही हूँ, उसका बर्थ राइट है। कई बार आई मीन भाई लोग शायद ये भी बोलते हैं कि यार मैं तो पापा छोड़ के गए मेरे लिए, मैं क्यों तेरे लिए, उसके लिए भी उतना ही छोड़ के गए हैं। बिल्कुल। सो यू शुड, आपको भी उतना ही एजुकेशन दिया जितना उसको दिया, तो आप अपना घर बनाओ। सो द फैमिली राइट, जो फैमिली प्रॉपर्टी में जो पहले बेटियों को नहीं मिलता था, नाउ इफ द डॉटर इज नॉट फाइनेंशियली गुड, बेझिझक हक से मांग सकती है, उसको शर्मा के या शर्मिंदा होके मांगने की जरूरत नहीं है भाई से वो प्लीज मुझे मदद ना, इट इज योर राइट टू आस्क। वो समझ में आ रहा है जिस तरह से आप बोल भी रही हैं खुशी से, एंड आई थिंक इट वाज मुझे क्या फर्क नहीं, इट वाज हाई टाइम कि ये हक देना बहुत जरूरी था। और जैसे कि आपने कहा कि शादी कर ली है, खर्चा कर लिया, तो आप बेटे के लिए भी कर रहे हैं एंड एजुकेशन आप दोनों के लिए कर रहे हैं, तो वाई द डिफरेंस। ये बात, ये फिर से इसी पे आ रहा हूँ कि ये जैसा आपने कहा कि आज बेटी जाके मांग सकती है। आजकल जिस तरह से हम केसेस कर रहे हैं, हमने पीछे भी कुछ शोज किए थे जो मीडिएशन के, उसमें भी प्रॉपर्टी को लेकर आया था कि सीनियर सिटीजन्स भी हैं और बहुत परेशान हैं, बच्चे प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ लॉ प्रोटेक्शन दे रहा है? सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्ट है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट है, लेकिन इसकी जो एक ऑफिस होती है ना, जो फोरम, इट इज नॉट अ कोर्ट, इट इज अ फोरम। मेरे ख्याल से ना उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। हमारे न्यू बॉम्बे में आई फाइंड इट वेरी सैड टू से दिस कि सीनियर सिटीजन्स को कोई प्रैक्टिकली हेल्प नहीं करता है। यू शुड टेक दिस अप इशू, नॉट इवन द कमिश्नर एंड पुलिस दे डोंट इंटरफेयर, ये फैमिली मैटर है, आप निपटो। सीनियर सिटीजन्स के लिए दी सन्स, I have cases where the sons literally माँ को खाना बनाने नहीं देते हैं, लेकिन they are in the house. Physically the mother is weak. तो senior citizens के लिए अलग से आपको कुछ करना चाहिए. We should do something. It's an act, but it's very. मैंने ये पॉइंट इसलिए पूछा कि हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर्टीज क्या मिलना है। हम कुछ रिवर्स की बात भी एंड में इसलिए करना चाह रहा था कि बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी है लीगली के माँ बाप को संभालने का बाय लॉ है। We have to get this point also across. हम सिर्फ प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेरेंट्स जो जनरली बेचारे नहीं जाते फाइल करने के लिए, अनलेस दे आर पुश्ड टू द वॉल,
उनको आप ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं कुछ बच्चे, तो दो सच पेरेंट्स कैन फाइल अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, दे कैन फाइल फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हैव रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देयर एज्ड पेरेंट्स. इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, सबको प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन रिस्पांसिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए. बिल्कुल. So that is why if you know ना जेडी कि डिवोर्स में भी पहले हस्बैंड्स को डिवोर्स में ग्राउंड नहीं होता था खास कुछ, लेकिन अभी इफ योर वाइफ इज टेलिंग यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट्स अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स आल्सो, व्हिच इज गुड. अगर सही में इस तरह से बात हो रही है तो कृष्णा जी बहुत अच्छे से आपने, बहुत जैसे कि हमेशा बहुत ही सादी लैंग्वेज में समझाती हैं, आज भी अपने सक्सेशन एक्ट के बारे में बताया है. फाइनली ये ओवरऑल एक्ट और इसके फायदे और क्या मैसेज जा रहा है, इस पे आपका फाइनल वर्ड. ओके, आप राइट्स चाहती हैं, अगर इस एक्ट, इस जजमेंट के तहत आपको जो राइट्स मिली हैं, तो बी प्रिपेयर टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. अगर आपको आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, बी प्रिपेयर्ड विथ अ स्माइल टू टेक care of them as well. Don't leave it only to your sons. वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी उतनी ही है. बिल्कुल बिल्कुल. That's my message to the daughters. That is true and that is a very good message कि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, बट साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम समझ लें कि अगर हमें लॉ ने इतना सब कुछ दिया है तो हम भी वी हैव टू गिव बैक टू आवर पेरेंट्स और जिनसे हम ले रहे हैं. कृष्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करने के लिए. एंड लीगल अफेयर्स में इस हफ्ते सिर्फ इतना ही. अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे. नमस्कार.